स्वात के सयाहती मकाम मऊडन में किश्ती उलटने का हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 1 खातून लापता। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक किश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। अपर चित्राल की तहसील मस्तूज में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। दर्जनों घरों को नुकसान, खड़ी फसलें बर्बाद। नारायण में दरियाई कुनहार में डाला बह गया। टिकटॉक बनाने वाले 5 नौजवानों को बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। अटक में तूफानी बारिश से घर की दीवार गिर गई, 5 बच्चे दब गए, 2 सगे भाई जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, मदरसे की 15 तालिबात जख्मी। लोअर दीर मदरसे में आसमानी बिजली से जख्मी तालिबात अस्पताल मुंतकिल। चित्राल में सैलाब से मकानात, मसाजिद, पुल और गाड़ियां मुतासिर। शहर कायद में मॉनसून बारिशों से कब्ल नालों की सफाई के दावे धरे रह गए। शहर में छोटे बड़े बरसाती नाले ताहाल कचरे से भरे हुए हैं। केएमसी के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बारिशों से कब्ल कमिश्नर कराची ने एक बार फिर इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला कर लिया। SBCA ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 584 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 तारीखी इमारतें भी हैं। 90% से जायद मखदूश इमारतें जिला जनूबी में वाक़या है। कमिश्नर कराची का कहना है कि मकीनों की जिंदगियों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। सानहा काहना में जाँ बहक तमाम 14 मासूम बच्चे सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। अफसोसनाक हादसे में एक ही खानदान के 3 जिगर गोशे खो देने वाली माँ की दुहाइयों ने दिल दहला दिए। दुआ का वालिद भी बेटी की मौत पर शिद्दत गम से निढाल। कहा, मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। पंजाब हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन के आइंदा अरसे में बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है और ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के बाद जल्द अज जल्द दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने का अमल बखूबी आगे बढ़ रहा है। हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ईरान तवील सफ़र तय करके आया है। मेरे ख्याल में वो खुश हैं। जबकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के खून का बदला लेने का अज़्म, मुनासिब वक्त पर कार्रवाई का ऐलान। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकब अनासर को मुनासिब वक्त पर सज़ा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। और मुल्क भर में चूंकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं कि बारिशें आ रही हैं। खास करके शहर कायद में जैसे ही ये न्यूज़ सुनाई जाती है कि बारिश होने वाली है, लोगों को ये खुशी ज़रूर रहती है कि चलें कम से ही बारिश हो, मौसम थोड़ा बेहतर हो। खैर, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और खुशगवार हवाएं भी चल रही हैं। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरीन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों ने शदीद गर्मी और हब्स का जोर ज़रूर तोड़ दिया है। देखिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इससे जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मामूलात ज़िंदगी जिसने मुतासिर की हुई है। और कल हमने देखा कि मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं तो है, लेकिन आसमानी बिजली भी गिरी और बारिश के बायस हादसात की भी इत्तलात हैं। अब कहाँ कहाँ क्या क्या मामलात हैं, हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी चित्राल के हवाले से भी, लेकिन चित्राल से भी बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। दीर में आसमानी बिजली गिरी है, वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं। तो मौसम आगे कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ हम तस्किरा करेंगे इस चीज़ का भी कि इस सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए सयाह अगर जा रहे हैं तो वो अपना ख्याल रखें और तफरी को तफरीही रखें, मौत का सामान ना बनाएं। चित्राल की ये फुटेजेस आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मट्टी के दब गए हैं, गांव, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसके साथ साथ ही देयर यू गो, इतनी तबाही फैली है। और कल ही तो दावा किया गया था कि इवैक्यूएशन हो गई है, तो कैसी इवैक्यूएशन हुई इस पे भी हम सवाल करेंगे। इसके साथ साथ जो सयाह इस वक्त को सयाहत की गरज से इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, एक तो वो एडवाइज़री देख के गुजरें, एडवाइज़री देख के जाएं, और उसके बाद अगर वो वहाँ पहुँच जाएं तो खुदारा इन वाटर बॉडीज़ से
इतना एहतियात करें क्योंकि पानी किसी को नहीं छोड़ता है, पानी बहा के ले जाता है, पानी नहीं आपको छोड़ता। तो पानी के साथ छेड़खानी खुदारा ना करें, एंजॉय करना है एंजॉय करें, लेकिन अपनी जान पे ना खेलें। आगे चल पे इस पर मजीद बात करेंगे। एब्सोल्युटली, वेदर की सूरत हाल चूँकि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर जैसे जैसे जिस इलाके से खबरें आती हैं हम आपके साथ वहाँ की मौसम की सूरत हाल भी शेयर करते रहते हैं और आज के शो में इसका जिक्र होगा। जब से हमने देखा है कि नए माली साल का आगाज़ हुआ है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्द-ओ-बदल ज़रूर किया है और पेट्रोल और डीजल पर आयद जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है उसकी शरह बढ़ा दी गई है एज इट वाज एक्सपेक्टेड। लास्ट ईयर जब इसको रखा गया था 2.5, उसी वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है इसे ₹2.5 से बढ़ाकर अगले साल जो है वो ₹5 करना है। तो पेट्रोलियम लेवी में ₹2.5 फी लीटर की अब जो है वो कमी कर दी गई है। ये कमी क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को एडजस्ट करने के लिए की गई है और 2 मुख्तलिफ लेवी टैक्सेस की शरह में एडजस्टमेंट से कीमतों में कोई रद्दो-बदल नहीं आया है। देखिए, IMF की शर्त थी कि क्लाइमेट लेवी जो है उसको बढ़ाई जाए और क्लाइमेट लेवी को 2.5% बढ़ाया गया, लेकिन पेट्रोलियम लेवी को 2.5% कम कर दिया गया। तो ये अच्छा इकदाम है या नहीं, आगे चल के इस पर बात करते हैं। अच्छा इकदाम इस हवाले से होता है कि भाई मुझ पे और आप पे अभी तक कोई इसका बोझ नहीं पड़ा है। कुछ बात हो जाए अब खेल की, तो फीफा वर्ल्ड कप जनाब राउंड ऑफ 16 की 10 टीम्स का फाइनलाइज हो चुका है, 6 टीम्स मजीद रहती हैं। कल इट वॉज सच अ स्केयर फॉर इंग्लैंड, लेकिन हैरी केन बिकेम हरिकेन और उन्होंने जबरदस्त 2 गोल्स किए और DR कॉन्गो जिसको आखिरी मिनट में बहुत ही जबरदस्त चांस मिला, ऑल्दो के दे लेड, शुरू के 70 मिनट सांस बंद हो गई होगी इंग्लैंड की। एब्सोल्युटली, एक्चुअली बंद थी एंड वी कुड रियली सी जब खास करके हरिकेन ने 73rd मिनट में पहला गोल किया तो थोड़ा सा, जब सेकंड गोल हुआ देन उसके बाद इट रियली लुक्ड इम्पॉसिबल। आखिरी चंद ही मिनट रह गए थे। 87 मिनट के बाद कॉन्गो क्या कर सकती थी एक एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट वहां से, तो वहां पर दे ट्राइड अ लॉट और उससे पहले आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कॉन्गो के जो गोली हैं, जितने अटैक सेकंड हाफ में खास करके इंग्लैंड ने किए हैं और जितने उन्होंने सेव किए हैं, मेरे ख्याल में वहां पर कॉन्गो को लीड करना चाहिए था, अपने गोली को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। दैट रियली डिडंट हैपन एंड देन हरिकेन डिड द जॉब जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी। ही डिड स्कोर 2 गोल्स। ओके, दैट्स वन थिंग। इसके अलावा सेनेगाल ने भी बहुत ज़बरदस्त खेला बट वो भी नहीं जीत सका और अमेरिका ने बोस्निया को हरा दिया। बेल्जियम ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में शानदार कमबैक किया, सेनेगाल को हराया 3-2 से। इट वाज सच अ हार्ट ब्रेक फॉर सेनेगाल। वर्ल्ड कप में अब कितनी टीम्स का फैसला होना मजीद बाकी है, इस पे तफसीली गुफ्तगू हम प्रोग्राम में आगे चल के करेंगे। लेट्स मूव ऑन टॉप स्टोरी एंड दैट इज़ अगेन हम बात करने जा रहे हैं आज के आगाज़ में लाहौर के इलाके काना में जो ट्यूशन सेंटर में वाक़या पेश आया है। छत गिरी, उसकी 14 मासूम जाने गई, इन सबको सुपुर्द खाक तो कर दिया गया है, लेकिन अब जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पुलिस ने मालिक मकान और खातून टीचर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। विल टॉक अबाउट दिस लेटर एज वेल, लेकिन एक बार फिर ज़रा मौसम का अब रुख कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको इब्तिदा में बताया कि मौसम जो है वो अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एग्रेवेट कर चुकी है। बिल्कुल अगर शिमाल से आगाज़ करें खैबर पख्तूनख्वा के, तो चित्राल में एंड वी हैव गॉट सम फुटेजेस एज वेल, अगर हम आपको दिखाएं कि कैसी डेविस्टेशन हुई है। दे युगोस्लाविया, ये तेज़ ये नामस्तूज नाला, इसमें तेज़ी आई है और उसके बाद रातों रात जो है वो इतनी तबाही हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल KP में हमारी जब PDMA के नुमाइंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इलाकों को क्लियर करा लिया गया है, लोगों को मूव कर दिया गया है, अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं और ये मेक श्योर किया जाएगा कि लोगों को जिस जगह पर मूव किया जाता है वहाँ उन्हें तमाम तर सहूलियात मौजूद हों। लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल पैदा हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्योंकि लोगों के घर पूरे जो मलबा भी आता है इस पानी के साथ उसमें दब गए हैं और कई लोग अभी भी मुश्किलात की इस वक्त सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या आगे सूरत हाल बनी है? अब तक जो रेस्क्यू का काम किया गया है कहाँ तक पहुँचा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ शफीका गुल मौजूद है, आप तर्जुमान हैं 1122 के स्वाद से। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये इंतहाई अफसोसनाक कल सूरत हाल बनी है। अगर आप हमें बता सकें कि वहाँ कितने लोग फंसे, कौन कौन से गांव मुतासिर हुए हैं और अभी रेस्क्यू का काम जो चल रहा है उसकी क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसा है कि कल जो ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ गया, तकरीबन शाम का वक़्त था, तो जैसे ही हमें हमारे कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हो गई, तो हमारा जो वाटर रेस्क्यू टीम है, वो पूरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुँच गई। तो वहाँ पे जाकर हमें ये मालूम हुआ कि इसमें 7 बंदे जो थे कश्ती में सवार थे, तो उसमें 6 बंदे जो थे उनकी डेड बॉडीज़ हमने निकाल ली है और साथ ही मकामी लोगों ने। और इसके अलावा अभी तक एक जो लड़की है वो अभी तक मिसिंग है, उसके लिए भी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ठीक है शफीक, क्या आप ये बता सकती हैं कि हमारे तक जो इतलात पहुँची है उसमें बताया ये गया है कि 7 अफराद एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो अगर आप इसको थोड़ा वाज़े कर सकें, आपके पास डिटेल्स हैं अगर इसकी तो। जी बिल्कुल, इनका ताल्लुक एक ही फैमिली के साथ था और ये जो इसका जो मालिक था या जो बड़ा आदमी था इसमें, हम्म। वो लेफ्टिनेंट कमांडर, ये नेवी का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर था। अच्छा। अच्छा, हम इस पे जी, जी, मज़ीद तो बिल्कुल। आपसे यकीनन बात करेंगे सयाहत के शोबे से भी, लेकिन मैं इस वक्त अपना फ़ोकस ज़रा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि इस वक्त बारिशों से तबाहकारियाँ अब उनका सिलसिला शुरू हुआ है। और चित्राल ख़ास तौर पे वो एरिया था जो इससे पहले भी आइडेंटिफाई किया हुआ था कि वहाँ पे तबाही होगी, और वो हो रही है। कल हमने देखा कि बड़ी ही डेवस्टेटिंग वहाँ से मनाजिर आ रहे थे शफ़ीक़ा साहिबा। क्या अपडेट्स हैं चित्राल में? कितना नुकसान हुआ है? सैलाब भी आ रहा है, ग़ालिबन फ्लैश फ्लडिंग भी है, इफ़ यू कैन टेल अस। जी बिल्कुल, चतराल का भी ऐसा है कि वहाँ पे भी जो हमारी टीमें हैं वो मुसलसल हाई अलर्ट पर है और मुख्तलिफ मकामात पर जो फ्लैश फ्लड है वो भी जो है ना सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे है। लेकिन हमारी टीमें जो है अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा हादसा नहीं पेश आया, लेकिन जो गाड़ियाँ फँसी रहती है या बिल्कुल या किसी के घरों में पानी जाता है, तो हमारे जो टीमें हैं वो मुसलसल इसी कार्रवाई में मसरूफ़ है चतराल में भी। सही। और शफ़ीक़ा साहिबा, इन एरियाज़, क्योंकि ये दूर दराज के एरिया है, मस्तूज हो गया, मतलब मस्तूज तो इट्स अ वेरी रिमोट एरिया, बताया तो यही गया था कि जी तैयारियां पूरी हैं लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए एंड ऑल, लेकिन इन फुटेजेस से लग नहीं रहा कि इनको एवैक्यूएट किया गया है। तो क्या वाकई एवैक्यूएशन हुई थी, और अगर नहीं हुई तो क्या अब हो रही है? ये आप जिस इलाके की बात कर रही है तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा जो रेस्क्यू 1122 है, चाहे वो दूर-दराज़ इलाका हो, जो भी हो, लेकिन जो हमारा सबसे पहले काम होता है इवैक्यूएशन का। जी। तो वो तो हम करते हैं हर हर सूरत-ए-हाल में, चाहे वो दूर-दराज़ इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो। तो रेस्क्यू वन वहाँ पे पहुँचता है और इवैक्यूएशन का काम सबसे पहले हम करते हैं। तो जो भी अफ़राद वहाँ पे फँसे हुए होते हैं, तो उसको फ़ौरी हम इवैक्यूएट करते हैं। जी। अच्छा, ये बता दीजिए कि अभी कौन-कौन से ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ से आप तक इतलात पहुँची हैं कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ तक अभी रीच नहीं है रेस्क्यू की? अभी नॉर्थ रीजन के हवाले से अगर मैं बात करती चलूँ, तो नॉर्थ रीजन में अभी क्यों जो कल से बारिशें शदीद बारिशें हुई है, तो इसमें तो नॉर्थ रीजन में कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो ये मतलब नालों और ख़ोड़ों में या जो दरियाओं में ये गाड़ियाँ बह जाती है, तो वही सिचुएशन जो है ना अभी तक है और सैलाबों की वजह से या बारिश की वजह से अभी तक कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया पूरी हम्म। नॉर्थ रीजन हम्म। में। अच्छा, एक और भी कल वाक़या पेश आया, आसमानी बिजली गिरने का, ग़ालिबन दीर में वाक़या पेश आया, अगर आप हमें बता सकें। इसके तो अभी तक हमें इत्तलात नहीं है, अच्छा। क्योंकि सही। जो कॉल हमारे कंट्रोल तक आ जाती है तो उसी का हमको पता होता है कि हाँ, ये इमरजेंसी हमारे साथ है। ठीक है शफीका, अगर ये बता सके कि आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अभी मज़ीद एक तो ज़ाहिर है इस बार हम देख रहे हैं कि मौसम भी ख़ासा गर्म है, पिछले साल से ज़्यादा जल्दी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ थी। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेस्क्यू का काम करना होगा, और आप तक क्या इतलात पहुँची हैं? कौन कौन से इलाकों पे हाई अलर्ट है आपके लिए? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मानसून सीज़न के शुरू होने से पहले जो हमारा प्लान था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है ना बहुत सारे इश्यूज़ हमें आए थे, तो इस दफ़ा हमने पहले से अपना प्लान तैयार किया है
और जितने भी नॉर्थ रीजन के डिस्ट्रिक्ट है लाइक सवात हो गया, दीर हो गया, शांगला हो गया, इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट भी, तो इसमें हमने जो हमारे कंटेनर स्टेशन होते हैं तो उसका जी उसका भी जो है ना वो फिर परमानेंट स्टेशन होंगे, लेकिन अभी हमने टेम्पररी जो हमारे टीमें हैं वो हमने डिप्लॉयड कर दिए है दरियाई सवात के किनारे या दरियाई पंचकोला जो है उसके किनारे। तो हमारी टीमें जो है वो 24 आवर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो फौरी रिस्पॉन्स करने के लिए, और उसमें जितने भी लाइफ सेविंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर लिए हैं। तो हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है, और हमारी जितनी भी टीमें हैं वो 24 आवर अब हाई अलर्ट होते हैं ओके। अपने अपने बिल्कुल। शफीका, जैसे कि महकमा मौसमियात भी कह चुका है कि अब मॉनसून का जो असल सीज़न है वो शुरू होने वाला है पाकिस्तान में। खैर अब KPK में तो पहले से ही बारिशें हो रही थीं। मुझे ये बताइए कि इसके लिए क्या तैयारियां हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तक जितनी बारिश हुई, अब तक जितने वाक़यात हुए, आपके पास ऑफिशियल नंबर्स क्या हैं? कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं या खुदा न खास्ता किसी हलाकत की भी इत्तला है? जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारी तैयारियां तो बिल्कुल मुकम्मल है पूरे KP में। जितने भी हमारी रेस्क्यू 1122 के स्टेशन होते हैं तो वो 24 आवर, चूँकि सबको पता है कि 24 आवर हमारा सर्विस जो है ना वो अवेलेबल होता है। ठीक। और इसके अलावा जो हमारा टोल फ्री नंबर है, इमरजेंसी नंबर भी है, और ये 1122 है। तो जिस किसी को भी हादसा पेश आता है तो वो 1122 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसी पे राब्ता करते हैं। और अगर इमरजेंसीज़ की बात मैं करूँ तो मुख्तलिफ इमरजेंसियाँ जो है वो तो आती रहती है, क्योंकि नॉर्थ रीजन एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है, तो लैंडस्लाइडिंग के ठीक। वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। और दरिया भी यहाँ पे है, तो दरियाओं के में डूब जाने के वाक़यात भी बहुत आते हैं। जी तो हम फ़ौरी रिस्पॉन्स भी देते हैं, और अगर किसी को मसला होता है तो वो हमारे साथ भी राब्ता करके हम उनकी की तरफ पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एड हो या इसके अलावा हॉस्पिटलाइज़ करना हो, जो भी हो, फिर वो हम आसानी से कर देते हैं उनके लिए। ठीक है शफीका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप पर बताए थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है रेस्क्यू की और आगे के लिए क्या इंतज़ामात हैं। मौसम की सूरत हाल इस वक्त जो है वो ख़ास करके अपर एरियाज़ में वो तशवीशनाक बनती चली जा रही है, और उससे मज़ीद अपडेट्स हासिल करने की जो भी सूरत होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम पर मज़ीद बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में, और आज क्या सूरत हाल बन रही है, मौसम की बात चल रही है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अपर एरियाज़ की सूरत हाल के हवाले से तो हमने आपको आगाह किया है। शहर कायद का मौसम खुशगवार है, बादलों के डेरे हैं, और सुबह और रात के औकात पे हल्की रिमझिम मौसम को मज़ीद दिलकश बना रही है। शहर में क्या सूरत हाल रहने वाली है आगे चल के, और इसके अलावा पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल रहेगी, तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो अंजुम साहब, मुझे बताइए कि कराची वालों के लिए क्या अहकामात हैं मौसम के? बादल तो 2 दिन से है, लेकिन वो बरसने के इम्कानात कम हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी सुबह बखैर। देखें, कराची में जो हम बादल देख रहे हैं ये कराची का यूजुअल फैक्टर है। ये सी क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि समंदरी हवाएं जो हैं वो भरपूर तरीके से चल रही हैं, समंदर में भी शहर में भी, जिसकी वजह से जो है इस सीज़न में जो है नमी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से ये क्लाउड डेवलप होते हैं। तो इन क्लाउड्स में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि ये बारिश बरसा सके, ताहम जब थोड़ी सी कूलिंग फैक्टर होता है, जैसे रात गए हैं सुबह के औकात में, तो उनकी वजह से ड्रिजल टाइप हो जाता है। तो ये सिलसिला तो आगे आने वाले 8 से 10 रोज़ तक इसी तरह चलता रहेगा। कराची में फ़िल वक्त, इवन के सिंध के भी अक्सर इलाकों में फ़िल वक्त मानसून की कोई बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम आज शाम या कल के रोज़ जो है, जो मुल्क के सूबे के मगरबी अजला हैं, जिसमें आपका दादू, कंबर, शदाद कोट और लाड़काना इससे मुलिका इलाके, यहाँ पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ठीक है अनु साहब, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त हम अगर अपर एरियाज़ की एक दफ़ा फिर से आने वाले दिनों में बात करें, क्या मज़ीद बारिशें होंगी? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्लडिंग हो रही है। कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं?
ये गर्मी की हिद्दत से यानी जो ग्लेशियल फ्लड्स हैं उसकी वजह से अफेक्ट होंगे या बारिशों की वजह से भी ज़्यादा अफेक्ट होंगे? देखें, लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा तो बारिश है वो मरी में 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाइकवाइज इस्लामाबाद में भी हमने एयरपोर्ट पे 48 देखी, जबकि सिटी में कम थी 7 मिलीमीटर। और ये सिलसिला जो है तकरीबन पंजाब के कल अक्सर शहरों में जो है वो बारिश हुई है, और ये सिलसिला आने वाले 3 से 4 रोज़ तक यानी कि 6 तारीख तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा। जबकि आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है वो लाहौर समेत पूरे सेंट्रल पंजाब में एक अच्छी रेन का स्पेल आने की तवक्को है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हो सकता है और कुछ सिटीज़ के अंदर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी हो सकती है। बेसिकली ये मानसून और मगरबी हवाओं के सिलसिले का इंटरेक्शन है। कल से पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में बाकायदा यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर और सियालकोट और इससे मुल्हिका इलाके जो हैं, यहाँ खिता पोटोहार तक जो है वो मानसून का ऑनसेट हो चुका है, और साथ में मगरबी सिलसिला भी मौजूद है जो कि आने वाले दिनों के दौरान शुमाली बलूचिस्तान, केपीके के अक्सर इलाकों में, पंजाब के अक्सर इलाकों में, उसके साथ साथ खिता पोटोहार या अपर जीबी और और अपर केपी के इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। अच्छा अंजुम साहब, ऑलरेडी जो है जी जी वो जी, आप बारिश हो कंटिन्यू रही है। कीजिए। जी जी, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं और पूछता हूँ। कुछ जो हमारे पास जो है इस दफ़ा जो स्नोफॉल था वो काफ़ी लेट हुआ, जिसकी वजह से डिपोजिशन नहीं हो सका, यानी कि वो प्रॉपर जो है वो जो जिस अक्टूबर से लेकर फरवरी तक या जनवरी के एंड तक जो स्नोफॉल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि वो जम के ग्लेशियर बना देती है। लेकिन जब इस दफ़ा हमने देखा कि हमारे पास स्नोफॉल लेट हुई, और हमने ये भी देखा कुछ पहाड़ी इलाकों में जून तक हमने स्नोफॉल देखी है, तो वो डिपॉजिट नहीं हो सकी। तो जब करंट स्पेल किसी भी रेनफॉल का आता है तो वो उसके साथ जो है मेल्ट होकर नीचे वादियों की जानिब आती है, जिसकी वजह से आप वो कह लें कि जो माउंटेनिंग फ्लड्स होते हैं उनका वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर और मड आता है। इसी तरह जो है जो ग्लॉफ के इवेंट है, ग्लेशियर लेक्स हैं, वो भी जब ओवरफ्लो होती हैं तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ऑलराइट अंजुम साहब, एक मरतबा फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है आपके नॉट सो फेवरेट वर्ड क्लाउड बर्स्ट की। कल काफ़ी ये चीज़ चलती रही, क्या कुछ हुआ है ऐसा? मुझे बताइए, आपकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपके जवाब का, लेकिन फिर भी प्लीज़ गो ऑन। देखें, माउंटेनिंग रीजन जो मरी है वहाँ पर 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। देखें, इस किस्म की बारिशें जो हैं वो माजी में भी होती रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक नई टर्म सीख ली है, क्लाउड बर्स्ट। तो उसका हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि वो जो होता है ना, नीम हकीम खतरा जान, तो बाज़ चीज़ों की कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती हैं। देखें, हैवी रेनफॉल है, या अगर 100 से ऊपर 24 घंटों में हो जाए तो टॉरेंशियल रेनफॉल है, मूसलाधार शदीद मूसलाधार बारिश। इसको आप क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते। लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना होता है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, अगर आपकी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। और अगर आप यकीन करें कि क्लाउड बर्स्ट हो जाए ना, तो नज़र कुछ भी नहीं आएगा। जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वहाँ के लोग बात करेंगे जी क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो फिर वो लोग भी नजर नहीं आएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। राइट, खुदा ना करे ऐसा हो। अगर आप हमें अंजुम साहब बलूचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह कर सके, इस साल वहाँ पर शदीद खुश्क साली बताई जा रही थी। ये जो बारिशें हुई हैं, मानसून बारिशें, क्या ये बलूचिस्तान को भी पानी फराहम करेंगी? वहाँ भी बारिशें होंगी? कितनी बारिशें होंगी? देखें, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना तो सीज़न की पूरे की, तो सीज़न तो हमें ये बता रहा है कि जो रेनफॉल है वो बिलो एवरेज रहेगी, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड एवरेज है उससे कम रहेगी। एक या दो इवेंट होने पे हम ये नहीं कह सकते कि जी बलूचिस्तान में जो है पानी बहुत ज़्यादा आ गया या कुछ साली हो गई। अब इवेंट्स कुछ इस तरह हो रहे हैं कि अगर मैं बलूचिस्तान की आपसे बात करता हूँ, तो बलूचिस्तान में जी सिर्फ 2 जगह पे हमें बारिश रिकॉर्ड हुई है लास्ट 24 आवर्स में, जिसमें बारखान में 7 मिलीमीटर और चमन में 4 मिलीमीटर। तो ये तो आप कह लें कि उनके मुंह में जीरा है। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी बिग प्रोविंस, बहुत बड़ा एरिया है,
वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तो स्टिल कोई इतनी हैवी रेनफॉल नहीं हुई है, नहीं है। ना आने ठीक वाले है। दिनों में तवक्को है। ऑल राइट हाँ, अंजुम कुछ ना साहब। कुछ बारिश हो जाएगी, जो ओके। ऑलरेडी रेन फेड एरियाज़। ओके, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और हमें मौके से अपडेट कर रहे थे। वेल, इसी के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस। देखिए, कराची में बारिश हो ना हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत थोड़ी बारिश हो, थोड़ी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब अंडर डिस्कशन है शहर के बेशतर बरसाती नाले और उनकी सफाई हुई नहीं हुई, ये हमारा फोकस है। एब्सोल्युटली। और चंद मकामात पर हम ये देख रहे हैं कि नुमाइशी दौरे तो किए गए थे, जैसे कि हिजरत कॉलोनी का 30 तारीख को दौरा भी किया मेयर कराची साहब ने और बताया गया कि जी यहाँ की सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया, नाला साफ किया जा रहा है। दर हकीकत अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जी कितने नाले साफ कर लिए गए हैं। जो 100 से ज़ायद चौकिंग पॉइंट्स हैं, उन चौकिंग पॉइंट्स के लिए क्या किया गया है। वेल, खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और गुज्जर नाले पर क्या सूरत हाल है ये उनसे जान लेते हैं। खुरम, बारिश होने के लिए हम सब दुआ करते हैं, लेकिन जैसी नवीद सुनाई जाती है हम परेशान भी हो जाते हैं। अब क्या कराची में होगा, तो ये बताइए कि क्या गुज्जर नाला साफ करवा लिया गया है, क्या सूरत हाल है? गुलबर्ग प्याला होटल के करीब गुज्जर नाले पर, और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, ये गुज्जर नाला है। एक बहुत बड़ा नाला जो कि यहाँ से गुजर के कई इलाकों को क्रॉस करता हुआ जाता है। मेरे इस जानिब ब्लॉक 18 फेडरल एरिया है, तो दूसरी तरफ ये सराज कॉलोनी कहलाती है। आप देख सकते हैं कि कचरे का जो ढेर है उसने पूरे नाले को ढक दिया है। मानसून की बारिशें से कबल ही जो है वो हर बार ये दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर नाले अब भी कचरे से ढके हुए हैं। कचरे का जो ढेर है उसने पानी का रुख भी तब्दील कर दिया है। कुछ फुटेजेस आप मेरे कैमरामैन दानिश शकील ने जो बनाई है उसमें ये देख सकते हैं कि जो साथ ही मुख्तलिफ इलाके जो इतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ से जो पानी नालों का जो है वो जब इधर नाले में गिरता है आके सीवरेज का पानी, तो वो कचरे के ढेर से बंद हो चुका है। और जैसे ही बारिशें होंगी तो जब ये नाला ब्लॉक होगा तो इससे क्या नुकसानात होंगे कि जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे। सीवरेज का पानी घरों में निकल आता है, जिससे एक बड़ी तबाही सामने आती है। इससे कबल भी हमने अपने मॉर्निंग शो में ये एक नश्तर बस्ती को दिखाया था, जिसमें घरों के अंदर कई फिट जो है वो गटर का पानी और सीवरेज का पानी भर गया था। वजह यही सामने आई थी कि बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से जो सीवरेज का पानी था वो बैक कर गया और इलाकों की जो मेन होल्स हैं और जो घरों के जो गटर थे उससे पानी घरों में दाखिल हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मुकम्मल तौर पर जो है वो कचरे से ढका हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक मुकामी यहाँ के मौजूद हैं जो कि यहाँ के रिहायशी हैं। क्या कहते हैं आप, ये कचरे का ढेर है, दावे किए जा रहे हैं बारिशें होने वाली हैं और नालों की सफाई के दावे किए जा रहे हैं कि सफाई हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कौन दावे कर रहा है कि हम कर रहे हैं सफाई का? यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको किसी टाइम से भी? यहाँ पर हमारे कितने पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, बोल के हम थक गए। जब बारिश हो रही है ना मेरे भाई, आप उस टाइम यहाँ पर आओ, फिर पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सिर्फ वोटों के टाइम पे ही वो आते हैं, वरना कोई भी यहाँ पर नहीं आता। हाँ, एक टाइम था 2012 के टाइम पे, ये डिप्टी स्पीकर शाइला रज़ा थी सैयद, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने काम कर दिए थे यहाँ पर, हर काम करके दिया उसने। उसके बाद 2012 के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आया। एक डिस्ट्रिक्ट का सदर जो बोलते हैं ना, वो भी आज तक जो काफ़ी हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कचरा कुंडी है, ये कचरा कुंडी है। तो कचरा ही कुंडी है। आप जगह देखो कितनी डेड बॉडी यहाँ से पोल्ट्री को मिली है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कितने न्यूज़ों में आया होगा, यहाँ पर पोल्ट्री की लाश कैसे गुजरता है इस नाले से? पानी आप देखो, बस यही है जो कचरा, ऊपर कचरा नीचे पानी है। सफाई होती तो माशाल्लाह ये पूरा साफ हो जाता ना, मगर ये साफ का नहीं है यहाँ पर। दावा करते हैं हुकूमत से, कोई मुतालबा करते हैं आपकी सफाई का काम किया सर, अल्लाह हुकूमत को हिदायत दे दे, बाकी हमारे को उम्मीद आसरा तो है ही नहीं इससे। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, हम बोल के थक गए हैं भाई। यहाँ पर आप हमारे गलियों के जाके देखो, मस्जिद की तुराबियों के टाइम पे हम जाके वीडियो बना के जाके दे रहे थे जिम्मेदारों को, भाई ये तवज्जो दे दो। नहीं भाई, हाँ जब आएगा फंड हम दे देंगे, जमात इस्लामी को जाके बोल दो। अब हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। करोड़ से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है नालों की सफाई के हवाले से। नहीं, इनको अगर बोलो ना, ये बोल दो जमात का काम है और जमात से बात करो। आ रहा है हमारे पास कुछ वीडियो भी ऐसी है जो मुझे बोला गया कि भाई आप जमात इस्लामी का काम है, ये हमको नहीं बोलो, आप जाके उनसे बोलो। अब हम भी खामोश रहे, किसको जाके शिकायत देते? नहीं सुनता यार, यहाँ पर सिर्फ बातें करते हैं। मेरा भाई यहाँ पर आता, मेयर कराची को हमने आज तक देखा नहीं। मैं खुद पीपल्स पार्टी का वोटर हूँ, पीपल्स पार्टी का, ठीक है ना। मैं खुद पीपल्स पार्टी का वोटर हूँ भाई, मगर आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा था कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए हो। यार कुछ भी नहीं हुआ। कि मेरी गली आके देख लो आप,
बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ की आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ की जो मुकामी है उनका कहना ये है कि हमने यहाँ नहीं देखा कि नालों की सफाई का काम किया जा रहा हो। यहाँ की सूरत हाल देख के यही अंदाज़ा होता है कि यहाँ शायद सफाई का काम नहीं होता और सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। ताहम बारिशों से कबल नालों की सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सफाई नहीं हुई तो यहाँ की जो अतराफ़ की आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब भी आएंगी और सीवरेज का पानी उनके घरों में भी दाखिल हो सकता है। जी। ओके, आप हमें अपडेट कर रहे थे और थोड़ा सा इससे पहले कि हम जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फारूक साहब की जानिब जाएं, ये गुज्जर नाला है, ये गटर का नाला नहीं है, ये बरसाती नाला है। बरसाती नाले का मतलब ये है कि बारिश के अलावा ये सूखा रहेगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। जब 2020 के बाद यहाँ काम किया गया था तो इस गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, तीनों बरसाती नाले साफ करके और उनके लेफ्ट और राइट बैंक पे सीवरेज के 2 अलग नाले बनाए गए थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद वो सीवरेज के नाला भी इसमें घुस गया। बात करते हैं मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा जमात इस्लामी। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फारूक साहब, 60 करोड़ रुपए जारी हुए थे 8 जून को बरसाती नालों की सफाई के लिए। ये मैं केएमसी के नालों की बात कर रहा हूं, जो उनके अंडर 38 नाले आते हैं। 500 छोटे बड़े नाले कराची में, केएमसी के अंडर जो है वो 38 नाले आते हैं। इसमें महमूदाबाद, गुजर, औरंगी, लियारी, मलीर, शेषा नाला, सोल्जर बाजार, हारूनाबाद, मंजूर कॉलोनी, चक्रा नाला, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आपके पास कोई इत्तलात है कि ये सारे साफ हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ऐसा कहीं भी किसी मुल्क के अंदर, दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि जब बारिश होने वाली हो तो नालों की सफाई हो रही हो। देखें, ये नाली का, सैनिटेशन की सफाई का और कचरे उठाने का पूरा निज़ाम म्यूनिसिपैलिटी के ज़िम्मे होता है और ये सारे साल इसकी सफाई करनी होती है। और अगर आप सारा साल सफाई ना करें तो फिर यही होता है कि रेन इमरजेंसी लगाई जाती है। और हमारे यहाँ का ये मुसलसल, ये तसलसल के साथ यही रवैया है कि पैसे रख दिए जाते हैं और फिर वो पैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रखे जाते हैं कि उसको इस्तेमाल किया जाए, और नाला उसके अलावा कचरे से अटा हुआ होता है। जी, ये होता इसलिए है कि कराची से कचरा उठता नहीं है। जी। अगर कचरा नहीं उठेगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो जिसका जिम्मेदारी है और सूबा जिसका जिम्मेदार है बराह रास्त, ना तो टाउन चेयरमैन ना ही यूसी चेयरमैन इसके जिम्मेदार हैं। तो जब कचरा नहीं उठेगा तो नाले तो भरे होंगे, सही। और नाले भरे होते हैं तो सारा साल इसके यही धंधा होता है हर साल, कि हर साल जो है वो करोड़ों रुपए रख दिए जाते हैं और उस पे सिर्फ फोटो सेशन किया जाता है। ये जिस नालों की आप बात कर रहे हैं, गुज्जर नाला, ये हर साल इसका जिक्र होता है, हर साल इसका तस्करा होता है, लेकिन सफाई नहीं होती है। ये सारा साल क्यों नहीं साफ रहता है कि इसके लिए पैसे अलग से रखे जाते हैं और फिर ये ईद के इसके वक्त, रेन के वक्त, बारिश जब होने वाली होती है उस वक्त जो है वो ये साफ किए जाते हैं। तो ये इनकी नाअहली है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे इदारे डिवॉल्व नहीं किए हैं टाउन और यूसीज तक। 18वीं तरमीम तो करवा ली इन्होंने, सूबे का इख्तियार ले लिया। तो इस वक्त कहीं भी कोई नाले के अंदर सफाई नहीं हो रही है। केएमसी के जो नाले हैं, मैं अपने ही पीएस की बात करता हूँ, शाह फैसल के अंदर मौजूद है, और जिसके जो है वो उसके बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि हमारे पास करीब में ही डिस्पोजल मली नदी मौजूद है, लेकिन सही। इसके बावजूद वो नाले भी सफाई नहीं हुए, कचरे से भरे हुए हैं। अब ये आप रेन इमरजेंसी तो छोड़ दें, बारिश के पानी कैसे निकलेगा इसकी बात तो पीछे रह गई। इस वक्त जो सेवरेज की सूरत हाल है वो तबाह हाल है। तो सेवरेज के निज़ाम को ही बेहतर ना कर सके। S3 में मुसलसल 2009 से पैसे रखे फारूक जाते साहब, हैं। जब भी कभी किसी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात होती है, ख़ास करके मेयर साहब जब आते हैं बात करने, वो तो सीधा इल्ज़ाम धर देते हैं जमात इस्लामी पर कि जमात इस्लामी अपने इलाकों में काम नहीं करती और वहाँ के जो नाले हैं साफ़ नहीं होते, और इसी वजह से फिर चोकिंग पॉइंट्स बनते हैं। नहीं, देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि सेवरेज का निज़ाम आपने जमात इस्लामी के या किसी भी टाउन के हवाले किया है, किसी भी यूसी चेयरमैन, मैं जमात इस्लामी को छोड़े हैं, अब मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के तो 13 टाउन है ना जी, उनके हवाले किया आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, उनके हवाले किया है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन को, उनको भी नहीं किया उनके हवाले। मैं अपनी यहाँ की बता रहा हूँ बात के, यहाँ छतें टूटी हुई हैं नालों की, यहाँ कचरा भरा हुआ है उन नालों के अंदर। अजीमपुरा के ऊपर एक नाला मौजूद है, कब्रिस्तान के ऊपर, जिस पुल की ये बात कर रहे हैं, उस पुल की वजह से पूरा सेवरेज निज़ाम तबाह हो गया है। और इसकी शिकायत मैं मुहर्रम से पहले से कर रहा हूँ
यहाँ के कराची मेरी जो है सीईओ साहब से मुलाकात हुई है उसके, लेकिन इसके बावजूद वो लाइन वैसी की वैसी है। पुल तो बना दिया इन्होंने, पूरी ग्रीन बेल्ट को तोड़ दिया है। बारिश अभी होगी तो भी वहाँ स्कूल खुलने वाले हैं। ये दोनों साइडों पे स्कूल है, इन्होंने स्कूल के बच्चों के आने जाने का जगह नहीं बनाई है, रास्ता नहीं बनाया है उस पुल के नीचे से। बिल्कुल तो ठीक मैं है। ये बात नहीं कर रहा, चले हम दोबारा बारिश के नालों की तरफ आ जाते हैं। तो बारिश के नालों, ये बरसाती नालों की सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, अगर ये इतने ही इनके दावे हैं कि ये साफ करते हैं केएमसी के नाले, पहली बात तो ये है कि मेयर साहब को ये समझना चाहिए कि वो पूरे शहर के मेयर हैं, केएमसी के मेयर नहीं है। वो समझते हैं कि मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेयर हूँ, कराची शहर का मेयर नहीं हूँ। ये तो इनकी ज़हनियत है, ये इनका कैलिबर है कि ये अपने आप को सिर्फ उस हाउस Absolutely. का और उसके नतीजे के अंदर 106 सड़कों का अपने आप को मेयर समझते बस हैं। फारूक साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जब फाइनली कराची में बारिश, तब नाले साफ होंगे। उस वक्त ये जिम्मेदारी आवाम के ऊपर नहीं धर दी जाएगी कि जी आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, जैसे हमेशा होता है। बोल, यहाँ पे ले रहे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है कि आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है और सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इसका जिक्र हो जाए। अमरीका और ईरान के दरमियान कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात के बाद मस्बत पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। ताहम फ़िलहाल दोनों ममालिक के इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। उधर अमरीका ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के लिए भी मुआहदा कर लिया है। खित्ते में नई अब सिफारती बहस छिड़ गई है और टेक्निकल मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। तो सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Before we talk about the 60 days road map and all, सिंबॉलिक फ़ी $1 पर ईयर 99 साल की लीज़ पे यरूशलेम में बाज़ाब्ता बना दिया गया है सफारत खाना। यूनाइटेड नेशंस जिस इलाके को कहता है कि ये मुतनाज़ा है, वहाँ पे अमेरिका ने लाइसेंस दे दिया है इसराइल को। माय क्वेश्चन इज़, तो फिर ये सारी जंग, ये सारे मुज़ाकरात, ये सारा अमन, ये एक तरफ और ये वाली चीज़ एक तरफ मैम? देखिए, अमेरिका के साथ भी बड़ी टाइट रोप वॉकिंग है ना इस वक्त, क्योंकि जहां वो लेबनान में इजराइल को रिस्ट्रेन करना चाहता है, इस जंग को जारी रखने से और इस जंग का स्पॉइलर बनने से इजराइल को रिस्ट्रेन करना चाहता है, वहां उसको इजराइल को अपीज भी करना है। तो ये मुझे लगता है कि ये वैसे तो 2017 का डिसीजन था, लेकिन ये कि अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और गजा में जो इजरायली हठधर्मी है ना, वो तो खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो तो उन्होंने कह दिया है कि वो अपने ट्रूप्स गजा में भी रखेंगे, लेबनान में भी रखेंगे, सीरिया में भी रखेंगे। और ये प्रोग्रेशन है जो इजराइल ने तवातुर के साथ अपना इन्फ्लुएंस खित्ते में बढ़ाने के लिए जारी रखी, जब तक ईरान खड़ा नहीं हुआ। ईरान की रेजिस्टेंस और रेजिलियंस की वजह से समझिए इजराइल इसको रोड बम्प समझता है, पूरा खित्ता इसे एक पुश बैक समझता है। क्योंकि अब ये सोचा जा रहा है कि क्या जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का, वो इंडिजिनस हो, उसमें से एक्सटर्नल फैक्टर्स के किरदार को कम किया जाए या खत्म किया जाए। सही। अगर आप हमें कल जो देख रहे हैं दोहा में बातचीत के बाद से खबरें आ रही हैं, इख्तलाफात बरकरार हैं, बट ये कहा जा रहा है कि जी मुस्बत एक तरीक़ाकार था, बात ज़रूर हुई है इस बारे में। What do you think was actually the outcome of these dialogues that happened, और क्या इससे expectations क्या रखी जाएं when Iran doesn't want to sit with US at all? लेकिन देखिए, ईरान डायरेक्टली यूएस के साथ नहीं बैठ रहा, लेकिन एक जो अच्छी डेवलपमेंट है कि शायद ये जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, इसकी वजह से कम से कम नेगोशिएशंस हो तो रही हैं, वरना ब्रेकडाउन की तरफ सूरत हाल बढ़ रही थी। और दूसरी अहम बात ये कि एक चैनल एस्टेब्लिश किया गया है, कल जो दोहा में बातचीत हुई है, और उस चैनल में ये कहा गया है कि इट विल बी अ कन्वर्सेशन चैनल या रिपोर्टिंग चैनल, जिसमें जो भी वायलेशंस होंगी उसको रिपोर्ट किया जाएगा। यानी एक एड्रेसल मैकेनिज्म है, इससे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल एस्केलेट कर जाए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में। तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। फिर न्यूक्लियराइजेशन पर भी
अमेरिकन कंसर्न्स को ईरान एड्रेस करने को तैयार है। जहां सूरत हाल थोड़ी समझिए फंसी हुई है वो है हुर्मुज़ और लेबनान। तो मैम हम ये और समझें, वहाँ मेरे जी, ख्याल जी, है अभी टफ कॉन्वर्सेशंस होंगी। इजराइल के मिजाज से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लेवरेज देने को तैयार है। फिर आपको पता है कि अभी खामेनी साहब की जो है वो फ्यूनरल प्रोसेशन ईरान में होने, वो पब्लिक होंगे, वो ओपन होंगे। इजराइल से इस किस्म की आवाजें आई हैं कि वो शायद उसको पे कोई हमला करेंगे। अगर ऐसा करते हैं फिर तो सूरत हाल बिल्कुल हाथ से समझे निकल जाएगी। यानी कि तो अभी भी जो स्पॉइलर का किरदार है वो ओवरशैडो करता है हर उस प्रोग्रेस को जो इन नेगोशिएशंस में हो रही है। लेकिन ईरान और अमेरिका में विल नजर आता है कि सूरत हाल जो है उसका एड्रेस हो जाए। और इजराइल तन्हा भी हुआ है। इजराइल के लिए अब ईरान के साथ जंग करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका उस तरह साथ नहीं है। खलीजी ममालिक अड्डे देने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब अड्डे देने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल को जीरो इन करता है। और अभी भी आपने देखा कि जो लास्ट स्क्रिमिशेस हुई थी उसमें फिर ईरान ने बहरीन और कुवैत पे हमला किए थे और कहीं भी नहीं किए थे। वाई बहरीन एंड कुवैत? क्योंकि वहां पे अमेरिकन अड्डे अभी भी फाल है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द थिएटर ऑफ वॉर जिसको कहा जाता है ना, जो ईरान करता है, शुरू में इसको एक गलत स्ट्रैटेजी समझी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इट हैज पेड ऑफ। ईरान जो इस थिएटर को एक्सपैंड करता है बजाय कि आपस में रहे, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करता है। तो उसकी वजह से इजराइल की आइसोलेशन में या इजराइल की तन्हाई में इजाफा होता है और फिर जंग को जारी रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑलराइट, यानी कि ये 60 रोज़ा जो रोड मैप है, दिस इज गोइंग टू बी अ बम्पी रोड राइट फ्रॉम दीज आई टू आई बॉल कॉन्टैक्ट टू द धमकी आमेज लहजा एज वेल। कई मरतबा मैम हमने देखा है कि ईरान इस बात पे भी बिदक गया है कि अमेरिका के सदर को उन्होंने कहा अपनी ज़बान तो सही इस्तेमाल करें। तो ये धमकी आमेज लहजा भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा मैम? इज इट जस्ट कि ये ट्रंप की आदत है इस तरह बात करना, या फिर he uses it as a policy, as a strategy? यूएस की स्ट्रैटेजी जो है वो है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। वो बात करते हैं कि हाँ हम बात कर रहे हैं लेकिन हम जंग भी कर सकते हैं। ये उनका तवातुर के साथ ये नैरेटिव है। लेकिन ये बात याद रखिए कि यूएस को भी एक इंटरनल ऑडियंस को केटर करना है। उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जहां वो ये कहना चाहते हैं कम से कम कि इस जंग में उनका हाथ ऊपर है। ईरान का हाथ ऊपर है, लेकिन ईरान में भी ऐसे फैक्शंस मौजूद हैं जो इन निगोशिएशंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ईरान को एक प्रिंसिपल स्टांस आने की जरूरत होती है कि वो अमेरिका की अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने देखा कि स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस दिया था कि वो टॉक्स से अलग हुए थे, बट द टॉक्स कंटिन्यूड। तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल विल है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एसेट्स रिलीज थे ना वो शुरू हो गए। अभी एक बात जिस पे सूरत हाल अटकी हुई थी वो ये भी थी कि एसेट रिलीज की पे वादा हुआ था पर वो वादा वफा नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो भी उसके साथ कंडीशंस होंगी, लेकिन एसेट रिलीज जो कतर में है वो शुरू हुए हैं। आप जहन में रखिए कि इसमें जो मीडिएटर्स का किरदार है वो इंतहाई अहम है, कतर का भी और पाकिस्तान का भी, जो एक मिडिल ग्राउंड जो है उसको जिंदा रखते हैं इन नेगोशिएशंस में ताकि ब्रेक डाउन ना हो। और इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस की भी जो इंसिस्टेंस है ईरान की वो इसी बात पे टिकी हुई है। वो मीडिएटर्स से तो बात करने को तैयार हैं लेकिन डायरेक्टली यूएस से बात करने को तैयार नहीं। इज दिस द वे टू गो एज वेल मैम, कि डायरेक्ट बात ना की जाए? बिकॉज जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है वो फौरी तौर पर धमकियों में बदल जाती है। सो यू थिंक ये जो मिडिल पार्टी है सही है? डायरेक्ट बात नहीं हो रही, लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। और अगर इनडायरेक्ट बातचीत होने से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, हुर्मुज़ खुल गई है, मार्केट्स अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ऑयल प्राइसेस प्री वॉर पे आ गई हैं जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, तो दिस इज टेंजिबल प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है कि इन धमकियों को अब मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मार्केट एक्चुअल प्रोग्रेस को रिस्पॉन्ड कर रही है।
मैम, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जस्ट वन लास्ट थिंग, और इस सारे मामले में हमने देखा पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बहुत गेन किया है। जब तक ये पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप, हमने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की सरहदों पे छेड़खानी करने की। लेकिन रिसेंट पास्ट में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं अप नॉर्थ, मैं चाहूँगा उस पर भी आपका टेक लेना। व्हाट इज़ ऑल अबाउट? हमने बलूचिस्तान में भी इस तरह की हरकत देखी है अफगानिस्तान की जानिब से, सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वो तो पाकिस्तान की 3 prong वॉर है, और जब मई में इंडिया को समझिए ईस्टर्न फ्रंट पे उनको एहसास हो गया कंप्लीट कि वो पाकिस्तान के साथ नबर आजमा नहीं हो सकते, तो फिर जाहिर है कि उन्होंने पूरी जोर शोर से एक वेस्टर्न बॉर्डर को एक्टिवेट किया थ्रू अफगानिस्तान, जहां से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको वो लेकर बैठे हुए हैं। तभी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन के हवाले से सेमिनार भी किया इंडस वाटर ट्रीटी पे। वहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया, पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइंस भी ड्रॉ की। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ हम रेसिप्रोकल यूज ऑफ फोर्स करते हैं, और बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताते हैं कि ये टॉलरेट नहीं होगा। उसमें टारगेटेड ऑपरेशंस भी शामिल हैं। फिर एक नोटिफिकेशन अब बिल्कुल वाज़े तौर पे आया है कि शायद 9 जुलाई के बाद जितने भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के अफगानीज हैं उनकी पकड़ धकड़ में तेजी आएगी, जिसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कराची में एक सानिया हुआ। तो ये पूरी सूरत हाल जो है, ये समझिए यू कैन कनेक्ट द डॉट्स के पाकिस्तान मीडिएशंस भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं और ये जो 3 prong वॉर में पाकिस्तान है, वो उसका भी वहाँ अच्छे तौर मुकाबला कर रहा है। Absolutely. बहुत शुक्रिया हूँ बकाई साहब आपके वक्त के लिए। इट इज़ वेरी insightful always to have you on the show and talk about the international relations. जनाब, फिल वक्त आगे बढ़ रहे हैं, और जो इंतहाई अफसोसनाक लाहौर में छत गिरने का वाक़या पेश आया काहना के इलाके में, उस पर पेशरफ जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है। कल जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से, जिसमें बताया जा रहा है कि 14 मासूम बच्चों की जानें चली गई, सहाने के बाद जो अब तक डेवलपमेंट आई है, पुलिस ने जो मालिक मकान है, खातून टीचर है, उनके शौहर हैं, उसके भाई और दीगर अफराद को हिरासत में लिया है और उनके साथ तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी किया है। हमारी नुमाइंदा अरीबा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे डिटेल्स लेते हैं। अरीबा, इस वक्त क्या डिटेल्स आई हैं अब तक इस हवाले से, अगर आप हमें बता सकें? इस पर अरीबा से बात करेंगे। अब तक जो कल तक डेवलपमेंट हुई थी उसमें हुआ यह था कि बताया गया था कि खातून टीचर खुद भी ज़ख्मी है, उनका इलाज जारी है। आज पुलिस के हवाले से जो डिटेल्स आई हैं, रात भर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, किस तौर से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लेने एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब हम बात करने जा रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल कमी हो रही है। आलमी मार्केट में अगर देखा जाए तो गिरावट के असरात हैं, जो कि हमें मकामी जो हमारी सराफा बाज़ार है वहाँ तक नज़र आते हैं, जहाँ फ़ी तोले सोना जो है वो अभी इस वक्त 1000 रुपये सस्ता हुआ है। और माहिरीन ये बता रहे हैं कि जब तक ये अनस्टेबिलिटी सॉर्ट ऑफ रहती है, इस तरह का रुझान बरकरार रहने वाला है। एब्सोल्युटली। तो लोग अब ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या सोना ये खरीद वक्त लिया है जाए कि बाइंग जो है वो ज़बरदस्त कर दी जाए। ऐसा तो नहीं कि आगे चल के जिस तरह चांदी के साथ हुआ था उसी तरह यहाँ भी हो। इमरान टेसोरी, चेयरमैन पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या वजह या वजूहात हैं कि सोना जो है इतना विगरसली नीचे आ रहा है? देखिए जी, हालिया दिनों में जो गोल्ड के अंदर बड़ा डिप या डिक्लाइन आया है, उसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1 तो आपके सामने है जो अमेरिका और ईरान का जो सारा सिलसिला चल रहा है, और वक्ती जो ये गोल्ड इनकी जो वॉर पे अभी फुल स्टॉप लगा है। क्योंकि देखें, जब जंग होती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं। अभी जो सेटलमेंट हुआ है वो भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग मार्केट में गोल्ड बेच रहे हैं। इसकी वजह इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ इस वक्त गोल्ड की डिक्लाइनिंग की वजह बन रही है, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है डॉलर का जो है वो बढ़ाया गया है। पिछले 2, 2.5, 3 महीनों में जो है 2% से जो है वो 6 से 7% पे चला गया है। तो जो गोल्ड में सरमायाकार हैं, क्योंकि गोल्ड आपको इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है, तो इसकी वजह से जो
इन्वेस्टर है वो इस वक्त जो है डॉलर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि जब भी गोल्ड डॉलर बढ़ता है तो आपका गोल्ड जो है वो नीचे आता है, जब जी। भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड नीचे आएगा। तो ये बड़ी वजह अभी दो जो हैं वो लग रही हैं, और आने वाले दिनों में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आने वाली हैं जो कि गोल्ड की मार्केट पे एक बड़ा इफेक्ट लेके आ सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली अभी अमेरिका में जो है फोर्ट नॉक्स ऑडिट की अनाउंसमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, जी। और अब वहाँ पे इस वक्त बताया जाता है कि कोई 147.3 मिलियन ट्रॉय ऑन्स का जो है अमेरिका के पास जो है डिपॉजिट गोल्ड पड़ा हुआ है उनके सेंट्रल बैंक के अंदर जो है। तो राइट। बताया जा रहा है अगर वो ऑडिट जो है अगर वो सही हुआ और उतना ही गोल्ड है तो ठीक है, अगर वहां पे कोई कमी बेशी हुई तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों पे मार्केट पे आ सकता है। सही। और क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं गोल्ड के लिए, कंसिडरिंग कि इसका आप जो रिलेशन बता रहे हैं डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं सोने की कीमतों में कमी, तो मज़ीद आपको लगता है कि सोना और नीचे आने वाला है आलमी मंडियों में? देखिए जी, अभी जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये थी कि गोल्ड जो है आने वाले दिनों में जो है वो $4,000 पर आउंस से लेके $4.5 पर आउंस तक जो है मार्केट मुझे जो दिख रही है कि वो स्टेबल रहेगी। 2026 से जब से ये साल शुरू हुआ है और अब तक की अगर आप मार्केट उठाएं तो गोल्ड जो है कोई अराउंड 30% जो है गोल्ड नीचे आ चुका है। इसकी अहम वजह मैंने वही आपको बताई कि पिछले 5 जो महीने हैं ये अमेरिका और ईरान की जो टेंशन और ये सारा कुछ रहा उसका बड़ा एक इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा है। और मुझे 4,000 के अंदर मार्केट ज़्यादा डिप नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मार्केट यहीं तक चलेगी। अभी रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्शन की है कि दिसंबर की एंड तक जो है गोल्ड कुड क्रॉस $6,000 पर आउंस ऑल्सो। ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। अब वो देख रहे हैं वहाँ पे कि उनकी अमेरिका में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे तक नहीं पहुँचती और लेट पहुँचती हैं कि उनकी क्या पॉलिसी में चेंज आने वाला है, वहाँ पे वो डॉलर को शायद वीक देख रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी ये प्रेडिक्शन आई है। राइट। हाँ, अब सो इमरान साहब, तो आम आदमी का सवाल, इज इट द Right राइट time to टाइम टू बाय द गोल्ड? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो बाइंग बिल्कुल बनती है। गोल्ड की जिस जगह से हम 5,600 गोल्ड का रेट जाके आज हम $4,000 पर आउंस पे बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त बिल्कुल बाइंग बनती है। आने वाले दिनों में एंड ऑफ दिस ईयर 3-4 महीने में मुझे ऐसे लगता है कि डेवलपमेंट होगी और गोल्ड ने वापस अपनी जगह पे जाना है। राइट। और फिर दिसंबर तक मेरे ख्याल में सेलिंग भी बनती है इफ इट इज गोइंग टू गो टू 600,000। इट ऑल डिपेंड ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है उस वक्त। देखिए गोल्ड का यही सिलसिला है कि क्या हालात चल रहे हैं, ईरान इनकी अमेरिका की क्या सिचुएशन कहाँ जाके बैठती है। अगर ये बेहतरी हालात में चलती रहे, मामलात चलते रहे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अपना बैलेंस बरकरार रखेगा। ऑल राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ज़रा हम गोल्ड की तो कंसिस्टेंटली बात कर रहे होते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सिल्वर दैट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, रादर अ ईयर अब हो गया है। क्या लग रहा है, क्या यही इम्पैक्ट जिस वक्त हम गोल्ड पे देख रहे हैं एग्जैक्ट इम्पैक्ट सिल्वर पर भी रहेगा? यहाँ पर सिल्वर की ऑब्वियसली एक मार्केट डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू रेयर मेटल्स एंड एआई एंड एवरीथिंग, तो उसकी बिल्कुल अलग तरीके से उतार चढ़ाव होगा प्राइसेस में। जी बिल्कुल, देखिए सिल्वर का मैंने बताया कि सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड नहीं है, ये ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी बड़ा है मार्केट के अंदर और इसकी जनरली बहुत बड़ी डिमांड है। आपके सोलर पैनल्स हो गए, आपकी बैटरीज हो गई, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है। अब पिछले साल सिल्वर ने जो है 2025 में 75% का जो है वो प्रॉफिट दिया था। इस साल जो है हमने देखा कि वो डिक्लाइनिंग की तरफ आया, जैसे कि गोल्ड गिरा है तो सिल्वर भी नीचे आई और काफ़ी हद तक जो है सिल्वर 86 से जो है वो 55-54 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ड्रॉप हुई है। मुझे सिल्वर भी मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जो रहेंगी उस पे मार्केट बहुत डिपेंड करती है। मुझे सिल्वर और बहुत ज़्यादा गिरती हुई डिप नहीं दिख रही। मुझे लगता है थोड़े बहुत डिफरेंस के बाद जो है मार्केट सेटल्ड हो जाएगी।
ऑल राइट, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त जो है ये गोल्ड के लिए कैसा होता है। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस महीने मजीद गोल्ड नीचे जा सकता है, बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये 600,000 हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमें अगर उसके गिरावट पे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है तो तब भी आएगा। तो वो सारे लोग जो गोल्ड फिल्म खरीदना चाहते हैं आने वाले दिनों में, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि गोल्ड महंगा हो जाएगा, सो यू कैन गो आउट बाय गोल्ड फॉर योरसेल्फ। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, लोग हमेशा से, अब तो मेरे पता नहीं जेन जी ये दावे करती नहीं करती, लेकिन हमारे टाइम में लोग हमारे ये दावे दौर में करते थे, बताओ यार अब ये वक्त आ गया कि हम कहने लगे हमारे टाइम में। लेकिन चले, ये होता था कि कहते थे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो ये होता था। अब ये कुछ हकीकत पे मबनी है, चांद तारों तक तो ये जोड़ा नहीं पहुंच सका, लेकिन तकरीबन वहाँ ऊंचाई पे पहुंचने की कोशिश तो की है। एक रूसी एक कपल है और उसने मोहब्बत का इजहार किया, और वो भी ऐसे किया, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग्स, मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसकी चोटी पे जाके ये आप देखें, मोहब्बत का इजहार भी ऐसा किया कि ये मोहब्बत का इजहार खुदा ना खास्ता यहाँ पर आखिरी सत्तर था इनका। वैसे भी देखती रही और दुनिया जो नीचे खड़ी हुई थी वो भी देखती रही। ये हो क्या रहा है, ये देखिए, ये दुनिया देखिए। जितनी ऊंचाई पर ये लोग मौजूद थे वहां पर ये नजर भी सिर्फ आपके अच्छे कैमरे को जूम करने के बाद नजर आ रहे थे। उसके बाद ये हुआ सादिया कि ये दोनों जो इन्होंने अमन का पैगाम दिया इतनी ऊंचाई पे चढ़ के, और पहले दुनिया को अमन का पैगाम दिया, फिर जो आदमी थे उन्होंने खातून को मोहब्बत का पैगाम दिया, फिर पुलिस आई, पुलिस ने इनको गिरफ्तारी का पैगाम दिया। कहने का मकसद ये है कि ये दोनों एक दूसरे की जो मोहब्बत में थे गिरफ्तार, अब पुलिस ने कर लिया इन्हें गिरफ्तार। एब्सोल्युटली, बहुत सनसनीखेज तरीकाकार था मेरे ख्याल में अपनी मोहब्बत के इजहार का, और इतनी ऊंचाई पर ये पहुंचे। और फिर खातून की खास करके वो वीडियोस फ्लोट होती रही जिसपे वो अपनी इंगेजमेंट रिंग की तस्वीर खींच रही थी, मीनवाइल पुलिस ऊपर चढ़ रही थी, और फिर पुलिस ने कर लिया इनको गिरफ्तार। एंड नाउ दे हैव टू वेट फॉर देयर मजीद लव के इजहार के लिए, क्योंकि अब ये कस्टडी में है। तो अब देखना ही है कि पुलिस इनके साथ क्या सलूक करती हुआ है। तो जेल में ही शादी हो जाए, निपटा लें इसी को। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम सनसनीखेज मुकाबलों की बात करें, ज़रा मस्बत रुझान वाले PSX की जानिब चलते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त रुझान, मस्बत रुझान देखा जा रहा है। कितने पे कर रही है ट्रेड, जानेंगे अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। जी फैसल, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और बहुत तवील अरसे के टाइम के बाद अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो 1,85,000 का जो इंडेक्स है उसको बहाल करने में हद कामयाब हुआ है। इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 1,534 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया मार्केट में, और 1,85,584 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अभी तक की जो मार्केट ने हाई बनाया वो 1,85,752 का हाई बनाया मार्केट ने। ऑयल एंड गैस है, ऑटो सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है वो देखी जा रही है जी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और जो मुमकिन खतरात थे वो उसके स्टेट ऑफ हार्मोन्स में खुलने के बाद और तमाम जो जंगी मामला हैं वो निमटने के बाद मार्केट में तेजी अब देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मार्केट में मुस्बत रुझान है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से तेजी भी नजर आ रही है। मार्केट की तेजी पर तो हमने बात कर लिया है, अब जरा तेजी से चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की जानिब। राउंड ऑफ 32 जिसमें से 10 टीम्स हो गई हैं सेलेक्ट। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैचेस में जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच समझा जा रहा था वो ये था कि ऐसा सबको लग रहा था कि कॉन्गो के अगेंस्ट इंग्लैंड तो कन्वीनियंटली जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले हाफ में हमने देखा कि गोल किया कॉन्गो ने और उसके बाद उनकी बढ़तरी रही, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी इंग्लैंड ने। दे केप्ट अटैकिंग ऑन कॉन्गो गोल, और फिर फाइनली उनको 2 गोल्स मिले, एंड द लास्ट गोल वाज ऑन द टाइम सो मच कि उसके बाद मुश्किल हो गया था वहां से कॉन्गो का कमबैक करना। गेम एब्सोल्युटली, और ऐसे वक्त में हैरी केन ने साबित किया कि वाई इज हैरी केन एंड वाई इज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो एब्सोल्यूट कैप्टन्स परफॉर्मेंस, और हैरी केन ने जो है वो बेहतरीन असिस्ट के बलबूते पे इंग्लैंड को जीत दिलाई, एंड नाउ दे विल बी अप अगेंस्ट मैक्सिको इन मैक्सिको। ऑल राइट, तो एक तो ये हो गया। दूसरी जानिब सांता क्लारा में खेले गए मैच में
अमेरिका और बोस्निया हर्ज़ेगोविना मद्दे मुकाबिल थे एंड यू विल हैव टू गिव इट टू यूएसए। आई मीन जिस तरीके से अमेरिका ने उनको कोई रेट कर रहा था नहीं कर रहा था, बट अब कोई करे ना करे उन्होंने तो अपनी जो दावेदारी है वो ठीक तरीके से ठोक दी है। जी बिल्कुल यही बात थी सादिया के बोस्निया के अगेंस्ट उनके दावेदारी बहुत ज़्यादा थी, दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम और उन्होंने दिखाया भी और they won the match and now they are into the breeze as well. Absolutely. Kal we saw a number of red cards as well, and that happened in the Bosnia versus USA match as well. And there is been a trend, अगर हमें टाइम मिला तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर रेफरीज कन्फ्रंटेशन जो करते हैं प्लेयर्स और उसमें मुंह पर हाथ रखकर जब कोई बात करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर ज़रूर रेड कार्ड दिखाया जा रहा है। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल्जियम वर्सेस सेनेगल का मैच हुआ कल, ये भी खासा सनसनीखेज मैच रहा। बेल्जियम ने आखिरी लम्हात में शानदार कमबैक करते हुए सेनेगल को इवेंट से बाहर कर दिया है। मैच के बेशतर हिस्से में सेनेगल का पलड़ा खासा भारी नजर आ रहा था और हमने ये देखा कि हबीब दियारा और इस्माइल साराके के गोल्स की बदौलत सेनेगल टीम ने 0-2 की मजबूत बढ़तरी भी हासिल कर ली थी। यस 24वें और 51वें मिनट में, और अगेन वही जैसे इंग्लैंड की सांसें बंद हुई पड़ी थी, बेल्जियम की भी सांसें बंद हुई पड़ी थी 51वें मिनट तक, लेकिन उसके बाद लेट इन द मैच, आई मीन जस्ट लुक एट द टाइमलाइन, 86th minute, 89th minute and then 120 plus 5 minutes of extra time. तो जनाब 3-2 से जो है बेल्जियम जीता। लुकाकू ऑब्वियसली ही स्टार्टेड द अटैक फॉर बेल्जियम और उसके बाद टेलेमांस ने जो है वो 2 मजीद गोल किए एंड बेल्जियम इज थ्रू। तो 10 टीमों का फाइनलाइजेशन हो गया है इन द राउंड ऑफ 16, बाकी रह गई हैं 6 टीमें। बात करते हैं मीर शब्बर अली स्पोर्ट्स एंड मौजूद हैं। एंड शब्बर अस्सलाम वालेकुम, वी वेलकम यू टुडे ऑन अ वेरी स्पेशल डे। आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, तो भाई उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि बड़ा ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग लगता है सादिया। लेकिन हमें पता है कि आप धूप में जाके खास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में मैचेस को कवर करना एंड ऑल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट पाकिस्तान में एक अलग किस्म का चैलेंज भी है मेरे ख्याल में, विद द लिमिटेड फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। आपको स्पोर्ट्स के अंदर रहना, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर ही कंटिन्यू करना, इट्स नॉट इजी फॉर अ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो वी वेलकम यू। कल 3 मैचेस हुए और 3 मैचेस इंतहाई सनसनीखेज, खास करके ये जो बेल्जियम और इंग्लैंड वाला मैच है इसने तो हमारी भी सांसें सुखा दी थी, बिकॉज हम इधर प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे कि बेल्जियम ने जीत जाना है। बेल्जियम ने बोला मैंने आसानी से नहीं जीतना, मैं पहले सेनेगल को दूंगा हेड एंड देन आई एम गोना मेक अ कमबैक। हाउ डिड यू फाइंड द मैच बिटवीन बेल्जियम एंड सेनेगल? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बेल्जियम और सेनेगल की जो प्रोग्रेशन थी टू द नॉकआउट स्टेजेस वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। बेल्जियम ने भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया था, सेनेगल हैड ग्लिम्पसेस ऑफ गुड मोमेंट्स इन द ग्रुप स्टेजेस, लेकिन फिर उन्होंने कल मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन सेनेगल से थी और सेनेगल ने 2 गोल्स मारे, बहुत अच्छे गोल्स मारे और बेल्जियम ने कमबैक भी ज़बरदस्त किया अंटिल देयर वाज 2-2, बट जो पेनल्टी मिली यूरी टिलेमेंस को बिल्कुल 120th मिनट के बाद ही, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इट वाज एन अनफेयर डिसीजन और उसकी वजह से ऑब्वियसली बेल्जियम गॉट अ चांस टू गो थ्रू और बेल्जियम के लिए फाइनली एक इस वर्ल्ड कप में दे हैव समथिंग टू होप फॉर नाउ। या एंड देन द इंग्लैंड मैच, आई मीन अगेन वही वाली बात कि बेल्जियम फैंस के साथ साथ अमेरिकन के जो कमन वायस अमेरिकन द यूके फैंस वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। द फर्स्ट गोल जब हैरी केन ने किया है, आई सॉ स्पेक्टेटर्स लिटरली क्राइंग इन द स्टेडियम, सो इतना ये प्रेशर मैच था। हाउ डू यू रेट दैट मैच? अच्छा, ये है कि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में आई है तो इस दफ़ा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। फाइनली इंग्लैंड नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स थी, इट वाज अ टीम। और कल मतलब जब इस मैच से पहले भी एक्सपेक्टेशंस थी, कल जब कॉन्गो ने गोल किया तो प्रॉब्ली सब यही समझे होंगे कि यार सेम ओल्ड स्टोरी, इंग्लैंड से होप्स करते हैं लेकिन जो है वो कुछ करते नहीं है ना। लेकिन कल इंग्लैंड ने, हालांकि उनकी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी उनके अटैकिंग इश्यूज हैं। सेकंड हाफ में एंथनी गॉर्डन और साका को इंट्रोड्यूस किया टुकेल ने, जो उनके मैनेजर है, एंड दैट वर्क फॉर देम। और लेकिन जो भी हो, इट वाज ऑल अबाउट हैरी केन। उन्होंने लिटरली इन टफ सिचुएशंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पहले भी दिखाया है, उन्होंने दिखाया कि ही इज़ द रियल लीडर इंग्लैंड नीड, और उन्होंने लिटरली
कॉन्गो के हाथ से ये जो है वो मैच छीन लिया। कॉन्गो के लिए हार्ट ब्रेक था, लेकिन स्टिल व्हाट अ स्टोरी फॉर कॉन्गो, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन दिस वर्ल्ड। एंड मैं उनके एक प्लेयर का स्टेटमेंट भी आई वाज गोइंग थ्रू इट, और जिस तरह का ईरान के लिए ना ऑल द फुटबॉलिंग फैंस वर फीलिंग कि यार व्हाट अ नेशन जंग में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पे खेल रहे हैं। तो सेम स्टोरी गोज विद कॉन्गो एज वेल, और उनके जो मिडफील्ड प्लेयर हैं युआन वीसा, उन्होंने कहा दिस वाज नॉट इजी फॉर आवर कंट्री, देयर इज़ अ वॉर इन ईस्ट कॉन्गो एवरी डे। और हर जब भी मैं ये शर्ट पहनता हूँ मैं उसका सोचता हूँ, इस इतने प्रेशर के बाद आके अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना, इंग्लैंड जैसी टीम को टक्कर देना, ऑब्वियसली इट वुडंट हैव बीन इजी फॉर द प्लेयर्स। Exactly, and Congo is not one of the top African sides out there। ये जो इन लोगों की अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत है, जो जिन हालात में उनके जो फेलो कंपैट्रियट्स हैं वो रहते हैं, जो कॉन्गो की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये वर्ल्ड कप, मतलब ये भी पढ़ा जा रहा था कि लिखा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप ने कॉन्गो की एक बड़ी डिवाइडेड नेशन को फुटबॉल ने यूनाइट किया। और इन कॉन्गो के लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फुटबॉल से बढ़ के होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप हमेशा, और कॉन्गो जो है वो एक मिसाल है इस वर्ल्ड कप की कि किस तरीके से फुटबॉल एक टूटे हुए मुल्क को यूनाइट कर सकती है। Absolutely. And I was somewhere down the line, obviously England एक favorite team थी versus Congo, somewhere down the line the way I saw Congo के players को देखते हुए, I was feeling कि they should win, and I felt that they deserve to win in a way कि बड़े मुल्कों की बड़ी टीमें बड़ी facilities के बाद आती हैं, क्लब लेवल से खेलती हुई आती है, ये प्लेयर्स बहुत मेहनत करते हैं, बेयर मिनिमम के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर अपना बेस्ट देते हैं। वेल दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। अभी तक इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा एक खास रोल है सारे कैप्टन्स का। लेट्स ऐड हैरी केन एज वेल। इसमें अर्जेंटीना के आप मेसी को देख लें, सो ऑन, आप रोनाल्डो को देख लें, ऑल दैट। ये वर्ल्ड कप आप सारे कैप्टन्स के लिए किस तरह से देख रहे हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है अपनी टीम्स के लिए, खास करके जो स्टार प्लेयर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड कप। इसके साथ ज़रा मुझे कल का मैच, यानी सुबह 4:30 बजे मेरे ख्याल में क्रोएशिया वर्सेस पोर्चुगल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में भी बताइएगा ज़रा, बिकॉज वी रियली होपिंग गुड फॉर पोर्चुगल बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कैप्टन्स की बात करूंगा। इस वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड रहा है, पहले कभी कभी ऐसा होता था कि जो टैलिस्मैन होता था टीम का वो कैप्टन नहीं होता था, कैप्टन कोई और प्लेयर होता था, प्रॉब्ली लेस पॉपुलर होता था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में देयर इज रोनाल्डो, देयर इज मेसी, देयर इज केन, देयर इज मोहम्मद सलाह, देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो एक्चुअली अपनी टीम के टैलिस्मैन है। और इसका रीज़न यही है कि वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। और एक ये भी ट्रेंड देखा गया है कि उन प्लेयर्स के लिए जो उन कैप्टन्स के लिए प्लेयर्स जो हैं वो जान मारते हैं और उनके लिए अपने मैचेस जीतना चाहते हैं। सो फुटबॉल इज बिकमिंग लेस इंडिविजुअल एंड इट्स मोर अबाउट द टीम वर्किंग हार्ड फॉर दोस नेम्स हु हैव रिप्रेजेंटेड देम एट such a big stage for so long। तो ये बिल्कुल है। And I asked about Portugal versus Croatia. Let's add Spain Austria as well, na, because the Spain Austria का मैच and then Portugal और Czech Republic का मैच, क्रोएशिया का मैच। हाउ डू यू रेट बोथ द मैचेस, किसके चांसेस लग रहे हैं? देखें, पोर्चुगल क्रोएशिया में क्रोएशिया ने अपने पिछले गेम में जो है ना वो एक दिखाया है कि वी आर हियर टू फाइट। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सही खेला था, उन्होंने और भी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेला। लेकिन आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक सॉलिड टीम है जिसमें यू हैव मॉडरिच, सबसे बढ़ के लोग कहते हैं कि ही इज गॉटन ओल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट लूका मॉडरिच ने लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेला था। और पोर्चुगल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक अ ह्यूज इंपैक्ट अगेंस्ट बिग टीम। कोलंबिया के अगेंस्ट उन्होंने 0-0 ड्रॉ किया। तो इट विल बी अ बैटल बिटवीन टू फॉर्मर रियल मैड्रिड स्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लूका मॉडरिच। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इंसाइट तो बताएं पोर्चुगल की टीम की। बड़ी कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। देयर हैज़ बिन वर्ड के जेलिन नहीं है ये टीम बहुत ज़्यादा रोनाल्डो के साथ। इज़ इट ट्रू? बिकॉज इवन ड्रेसिंग रूम से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं बैक। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद पोर्चुगल की टीम? अच्छा, पोर्चुगल, आई एम नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अंदर की जो ड्रेसिंग रूम वो है उसके बारे में आई एम नॉट एवर श्योर कि, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल वो भी हो सकती हैं, रूमर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि पोर्चुगल के अंदर वो एक जो कहते हैं ना फ्लूइडिटी जो होती है,
वो इस टीम में नहीं नजर आई। आप उज़्बेकिस्तान जैसी टीम को उन्होंने 5 गोल तो मार दिए, लेकिन वो एक कनेक्शन जो बिल्ड होता है ना बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक, पोर्चुगल हैव अ वेरी गुड मिडफील्ड, और तभी उनसे इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इन स्पाइट ऑफ रोनाल्डोस प्रेजेंस कि उनकी मिडफील्ड इस दफा बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट मेकिंग दैट कनेक्शन विद द फॉरवर्ड्स, और फॉरवर्ड्स उस तरीके से थ्रेट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी मैच में। थ्रेटनिंग का एलिमेंट जो होता है पोर्चुगल की फॉरवर्ड लाइन का, डिस्पाइट रोनाल्डो, उस तरीके का रहा नहीं है अगेंस्ट द बिग टीम्स। तो क्रोएशिया कोई हल्की टीम नहीं है, क्रोएशिया डिफेंसिवली सॉलिड टीम है, दे विल पुट द हार्ड वर्क इन and they will give problems to Portugal. And I wouldn't be surprised if Portugal are And just eliminated. one last thing, let's talk about Spain as well. Lamine Yamal Barcelona, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City, the हमेशा से स्ट्रॉन्ग स्पेनिश टीम, कितने चांसेस देख रहे हैं अलाबा की ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट द स्पेन? देखें, स्पेन फ्रांस के बाद जो है वो मेरे लिए तो, और बहुत सारे लोगों के लिए, वर्ल्ड कप कंटेंडर थे। फ्रांस के बाद अगर आप देखें तो अगर किसी टीम का आप कॉम्पोजिशन देखें तो इससे बेहतर हार्डली होता है जिस तरह का स्पेन का कॉम्पोजिशन है। हर डिपार्टमेंट में दे आर गुड, बट दे आर हेविली रिलायंट ऑन देयर अटैकिंग प्लेयर्स, स्पेशली लमीन यमाल। सो लमीन यमाल की जो इनपुट होगी, ही वाज उनकी वजह से ही स्पेन यूरो जीता। हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लमीन यमाल की परफॉर्मेंस पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑस्ट्रिया have done fine, but if Spain play like they always do, they are going to go through. Okay, बहुत शुक्रिया शबर, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि बाकी जो 6 टीमें रह सुपर 16 कौन आती हैं। वेल, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको ये हम बता दें कि अगर कभी रात के अंधेरे में आसमान पर आप कोई अजीब सी रोशनी देखकर कभी आपने सोचा हो कि ये शायद कोई उड़न तश्तरी है, तो आज का दिन आप ही के नाम है। जी हाँ, आज इंटरनेशनल यूएफओ डे भी मनाया जा रहा है। आपने देखे कोई इस तरह के? मैंने कोई देखी नहीं है। जब भी मैंने ये उम्मीद की है कि मैं किसी यूएफओ को देख रही हूँ, वो यूएफओ नहीं होता, समथिंग एल्स, आई गेट सैड। वेल, आज दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है जहां खला में मुमकिन मखलूक के वजूद पर जो तसस्सुस पाया जाता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। एंड इस दिन की बुनियाद जो है 1947 के मशहूर रोज़वेल वाक़ये के बाद की गई थी, और जब अमेरिका में एक नामालूम शय गिरने के बाद इसे फ्लाइंग डिस्क कहा गया था, और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि उसे तो मौसम का गुब्बारा करार दे दिया गया। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ख़ास करके हम यूएसए में ज़रूर एक क्रेजीनेस देखते हैं फॉर यूएफओज। यूएसए में क्रेजीनेस देखते हैं, फिल्म भारत में बनती है और फिर उसका बनता है जादू। खैर, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने कोई यूएफओ या खलाई महफूज देखी हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने देखी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।